अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा CS101 का मॉड्यूल नंबर 109 है, जिसके अंदर आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट करेंगे। अर्ली जनरेशन आज से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो फाइनल टर्म का है सिलेबस सारा। तो अभी शुरू करते हैं इसको। जितने मॉड्यूल्स हो जाएंगे, कम टाइम है तो ज़्यादा जल्दी करना है। मे भी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ये जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी। खैर शुरू करते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग अर्ली जनरेशन में आ रहा है डिबगिंग। डिबगिंग होता है क्या है कि हम जो कोड लिखते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर आ जाती हैं बाज़-औक़ात गलतियाँ। ठीक है, उन गलतियों को ढूंढना और उन गलतियों को ढूंढ कर खुद ठीक कर देने को डिबगिंग कहते हैं। यहाँ पे वो इसकी लिखता है डेफिनेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफन लीड्स टू एरर एंड दैट मस्ट बी लोकेटेड एंड करेक्टेड। डिबगिंग की ये डेफिनेशन है कि वो ठीक भी कर देते हैं। ठीक है, इसमें इसके अलावा और करने वाली कोई चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। नीचे वो एक चीज़ लिख रहा है, ये इसको रहने दें। ये बहुत जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये समझ तो आएगी, लेकिन बात ये कि आगे जाके जब हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो ये सही तरह हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पे बस उन्होंने एक चीज़ बताई है कि उन्होंने ये वेरिएबल्स लिए हुए हैं। ठीक है, उसमें इसने बताया कि जो LD है वो लोड कर रहा है, जो ADDI है वो ऐड कर रहा है, ST क्या है जो स्टोर कर रहा है, और जो halt है वो क्या कर रहा है, HLT वो एग्जीक्यूट कर रहा है या फिर प्रोग्राम को एंड कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। उसके बाद है इसने लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव नेम्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोग्राम वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स। ये याद नहीं करना, बस याद रखना है कि वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, जो इनके डिस्क्रिप्टिव नेम्स होते हैं। बस आगे आ जाता है मॉड्यूल नंबर 110 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अर्ली जनरेशन का पार्ट 2 है ये। असेंबलर्स वर डेवलप्ड टू कन्वर्ट निमोनिक एक्सप्रेशंस इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। तो बात यह है कि जो निमोनिक एक्सप्रेशंस थी उनको वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें कन्वर्ट कर देता था। इसके अलावा असेंबलर का कोई काम नहीं था। इसकी ईजी डेफिनेशन है। उसके अलावा ये निमोनिक असेंबली लैंग्वेज लिखता है कि निमोनिक सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग प्रोग्राम इज कलेक्टिवली कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। और इसमें इतना कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है आई थिंक, तो इसलिए जो है ना मैं इसके ऊपर टाइम नहीं ज़ाया करूँगी। आगे आ रहा है कि मशीन इंडिपेंडेंट नाउन अर्ली एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इन। ये इसने इसके एग्जांपल दिया। मशीन इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, हम अपने लैपटॉप पे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो मशीन इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि एक मशीन है उसके ऊपर ही वो एक प्रोग्राम चले, दूसरे के ऊपर वो ना चले। अगर वो मोबाइल पे भी चल रहा है और लैपटॉप में नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि वो डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मशीन पे भी चल रहा है, मतलब मोबाइल पे भी चल रहा है और लैपटॉप पे भी चल रहा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी जगह पे काम कर सकता है। उसके बारे में उसने इधर 2 एग्जांपल दिए, एक फॉर्ट्रन की लिखी हुई है और दूसरी उसने कोबोल की लिखी हुई है। ये क्या इनके मतलब है वो भी इसने आगे लिखे हुए हैं कि फार्मूला ट्रांसलेटर है, यानी कि फार्मूला को ट्रांसलेट करता है। और कबोल का मतलब उसने लिखा हुआ है कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। आगे इनकी डेफिनेशन में उसने लिख दिया कि विच वाज डेवलप्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के। साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के लिए उसने क्या बनाया था, फॉर्ट्रेन। और कबोल उसने बनाया था विच वाज डेवलप्ड बाय द US नेवी फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। सिंपल सी चीज़ थी। उसके बाद यहाँ पे किसने चीज़ लिखी हुई है, हाई लेवल प्रिमिटिव्स इन विच सॉफ्टवेयर कुड बी डेवलप। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, वो लैंग्वेजेस होती हैं जो हम बोल रहे हैं। इसमें ये याद नहीं करना, ये पढ़ना नहीं है, बस मैं बता रही हूँ कि जो हाई लेवल होती हैं वो ये है कि जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे, या तो उर्दू में कर रही होंगी या फिर हम इंग्लिश में कर लेंगे। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल होती हैं, और जो लो लेवल होती है वो मशीन लैंग्वेजेस जो होती हैं ना, उनको मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर आ रही है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर हमें तो पहले ही पता है कि ट्रांसलेट करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ में तर्जुमा कर देना। अब हम पहले पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है, वो थी बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर कोई लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड करता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि हम लोग यहाँ पे जो कोड लिखते हैं वो हम लोग इंग्लिश में लिख रहे होते हैं या फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, और हमारे पास कोई ऐसा टूल होना लाजमी है जो उसको ट्रांसलेट करे और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे ताकि मशीन जो है उसको अंडरस्टैंड करे। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर में भी वही है, द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम एक्सप्रेस्ड इन द हाई लेवल प्रिमिटिव्स। हाई लेवल मैं पीछे बता के आई हूँ, जो हम लोग बोलते हैं वो इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, मशीन में उसको चेंज कर देता है और कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर 2 उसने टूल्स बताए हुए हैं ट्रांसलेटर्स हैं, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो इन दोनों का काम क्या होता है कि ये दोनों ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश या जो हम ज़ुबान बोल रहे हैं उसको मशीन लैंग्वेज में। तो कंपाइलर के बारे में वो लिखता है क्या है, जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है कि जो सारा है ना हमारा कोड उसको एक बार में कंपाइल कर लेता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है, और जो एरर है वो हमें बता देता है। और जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है कि 1 बाय 1 एक एक लाइन को लेके करता है, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इस वजह से हम लोग कंपाइलर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो है वो काफ़ी फास्ट है और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हाईली लेवल प्रिमिटिव को कंप्यूटर में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए। आगे यहाँ पे लिखा है नेचुरल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज। वही वाली बात दोबारा आ जाती है कि नेचुरल लैंग्वेजेस वो हैं जो हम बोलते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, उर्दू है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, जर्मन, लैटिन। तो ये नहीं है, जो भी ज़ुबान इंसान बोलता है वो सारी जो है ना वो नेचुरल लैंग्वेजेस है। और फॉर्मल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं
उनको हम कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस। आगे चलते हैं, मॉड्यूल आ रहा है 111, इसको स्किप करना है हमने क्योंकि इसमें पढ़ने वाला कुछ भी नहीं है। आगे आ रहा है 112, पैराडाइम्स। पैराडाइम्स क्या होता है? पैराडाइम्स कहते हैं डिज़ाइन को, डिज़ाइन करने को पैराडाइम्स कहते हैं। और यहाँ पर वो इसकी डेफिनेशन लिखता है, द प्रिमिटिव्स पैराडाइम आल्सो नोन एज प्रोसीजरल पैराडाइम रिप्रेजेंट दैट अ ट्रेडिशनल अप्रोच टू द प्रोग्राम प्रोसेस। इट इज़ अ पैराडाइम ऑन विच पाइथन और अवर सूडो कोड आर बेस्ड एज वेल द मशीन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर इसकी कोई इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं वैसे मैंने लिखी हुई, लेकिन प्रोग्राम पैराडाइम जो है आपने इसकी ये बात याद रखनी है कि जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है ना उसको ये फॉलो कर रहा है और इस तरह हमारी कोडिंग हो रही है और कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं, इसमें आ रहा है डिक्लेरेटिव पैराडाइम्स। डिक्लेरेटिव पैराडाइम्स का मतलब होता है कि विच आस्क अ प्रोग्राम टू डिस्क्राइब टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रैदर दैन अनदर एल्गोरिदम टू बी फॉलोड। बहुत ईजी से उन्होंने डेफिनेशन लिख दी है कि वो हमारा जो प्रोग्राम है उसको फॉलो कर रहा है, एल्गोरिदम के अलावा जो है ना उसको खुद ही सॉल्व करने की डिक्लेरेटिव जो है ना कोशिश कर रहा है कि हम इसको ख़त्म कर दें। बस इसकी ये डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आ रहा है 114 पे फंक्शनल पैराडाइम। यूजिंग द पैराडाइम ऑफ प्रोग्राम इज़ व्यूड एज द एंटाइटी दैट एक्सपेक्ट input and produces output. Mathematician refers to such entities as function which is the reason to approach is called functional paradigm. इसमें भी इतनी बड़ी कोई बात नहीं उन्होंने लिखी हुई, यही बात लिखी हुई है कि हम लोगों को जो फंक्शनल मैथमेटिक्स जो है वो रेफर कर रही होती है फंक्शनल पैराडाइम पर, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वही बात है कि उन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, जबकि फाइनल टर्म में ज़्यादातर करने वाली जो चीज़ ना वो प्रोग्रामिंग है। इसके बाद आ रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। इसमें द मोस्ट प्रोमिनेंट इन वन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पैराडाइम विच इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम प्रोसेस कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप काफ़ी लोग ये अल्फाज बोल रहे हैं कि ऊप का कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन है जो करनी है। और यहाँ पर एक वो चीज़ लिखता है मेथड और फंक्शंस जो होते हैं प्रोग्रामिंग में एक चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखता है कलेक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मेथड। कहीं पे मेथड लिखा होता है उधर समझ जाना है कि फंक्शंस का वो पूछ रहा है, इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं पूछ रहा, तो इसलिए परेशान नहीं हो जाना इसको देख के। तो आगे है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ क्लास। इधर इतनी इजी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, मतलब इनको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि इनको करना है क्या है, लेकिन बात यह है कि बताना लाजमी है कि पेपर में जो है इतने बड़े बड़े टॉपिक्स में से सिर्फ यही की लाइंस जो हैं वो याद करने वाली हैं। उसके बाद आ रहा है इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर क्लास इज सेड टू बी एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। अब ये भी इतनी ईजी वर्डिंग थी। खैर आगे चलते हैं, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। अब ये पढ़ने वाली चीज़ आ गई है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आल्सो लोकेशन इन मेन मेमोरी टू बी रेफरेंस्ड बाय द डिस्क्रिप्टिव मीन्स नाउन एज वेरिएबल्स। जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे ब्लॉक्स वाला, उसमें भी मैंने बताया था कि हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हमारा एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने मेमोरी के अंदर जो है उसको स्टोर करना है 1 को। अगर हमने 1 को स्टोर करना है तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे एक्स, जो कि लोकेशन के अंदर जो है ना जाके इस हमारे वेरिएबल की वैल्यू को सेव करेगा, ठीक है। अभी हम इसको आगे करते हैं। इसके आगे आ रही हैं इंटीजर डाटा टाइप्स, और इसको भी जो है ना करना लाजमी है, और हम जो है ना इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सी प्लस प्लस खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ पहले ही लिखी हुई है, इसको मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन अभी हम लोग पहली बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। वेरिएबल्स की टाइप्स हैं, तो जो वेरिएबल्स की टाइप्स हैं वो होती हैं 4, जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें एक आ जाती है इंटीजर, एक हमारे पास आ जाएगी कैरेक्टर, एक हमारे पास आ जाती है फ्लोटिंग पॉइंट, और एक हमारे पास आ जाती है, इसके बाद रही कौन सी गई है, स्ट्रिंग है, ठीक है। इंटीजर जो होती है वो किस लिए यूज़ होती है? जब हम लोगों ने सेव करना हो कोई नंबर, ठीक है। अगर हमने कोई नंबर सेव करना है तो हम इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हमने कोई करैक्टर, सिंगल करैक्टर जो है वो यूज़ करना है, जैसे हमने सिर्फ एक करना है या फिर हमने सिर्फ बी को लिखना है, तो फिर हम उसके लिए करैक्टर्स यूज़ करते हैं। और जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर हम पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, या फिर हम उसके अंदर पूरा वर्ड लिखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, कई बार हमारा आंसर जो होता है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो आ जाएगा 4.5 या फिर 3.5, अगर पॉइंट्स में आए ना तो उसके लिए हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे आ रहा है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर को हम लोग जो डाटा टाइप है उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको INT लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है तो वो बोल्ड हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो करैक्टर है उसको हम लोग लिखते हैं 4, कैपिटल नहीं है 4, ये देखें वो भी बोल्ड हो गया।
तो उसके बाद जो फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट मैंने लिखा हुआ है लेकिन इसको लिखते हैं फ्लोट हैं, जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो फ्लोट लिखते हैं। उसके बाद जो स्ट्रिंग है उसको हम एज सच स्ट्रिंग ही लिखते हैं। उसके बाद एक बात यहाँ पे बताने वाली है कि केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव हमें पता है कि केस सेंसिटिव अगर हम लोग इसको लिखते हैं ना कैपिटल करके तो फिर इसका आंसर वैसा नहीं आएगा, यानी वो वैसे हमारा बिहेव नहीं करेगा जैसे इसको बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी ये थी डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स की जो हमने करनी थी और हमने कर ली हैं। बाकी आप लोगों ने करने के लिए डेव C++ को लाजमी जो है वो डाउनलोड कर लेना है। आगे आ रहा है हमारे पास, ये हमने हमारा जो चैप्टर है ना वो क्लियर हो गया। उसके बाद आ रहा है बुलियन रेफर्स द टाइप बुलियन रेफर्स टू द डाटा आइटम दैट कैन मेक टेक ओनली द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। हम लोग पहले पढ़े हैं या तो ट्रू या फॉल्स। 1 जो है वो ट्रू होगा और जो 0 है वो फॉल्स की वैल्यू को शो करता है। ठीक है, ये हमें पहले ही पता है कि बुलियन हम पीछे पढ़ रहे हैं। प्रिमिटिव्स डाटा टाइप क्या होती हैं? द टाइप दैट आर इंक्लूड एज अ प्रिमिटिव इन द लैंग्वेजेस एज इंट ऑफ द इंटीजर एंड द चार ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हम पीछे पढ़ा है कि ये वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स है। प्रिमिटिव और डाटा टाइप वेरिएबल्स ये जो है ना ये एक वर्डिंग में आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये पीछे पढ़ रहे हैं। टाइप सच एज गिफ JPEG HTML माइट सून बिकम द कॉमन एज इंटीजर एज फ्लोट, लेकिन अभी तक ये बनी नहीं है। वो कह रहा है कि सून ऐसा पॉसिबल है। आगे चलते हैं 117 डाटा स्ट्रक्चर विच इज़ द कॉन्सेप्चुअल शेप और अरेंजमेंट ऑफ डाटा। सेम सिंपल सी इसकी डेफिनेशन थी। और आगे आ रहा है अरे। One common data structure is the array, which is a block of element of the same type, such as one-dimensional list and two-dimensional table and rows and columns or the tables with high dimensions. इसमें ये बात जो बता रही है ना उसमें हम लोग ना इस वाली ब्रैकेट बड़ी जो ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं ना उसके अंदर हम लोग जो है ना डाटा को स्टोर कर रहे थे अरे बनाने के लिए। यहाँ पे अब इसने लिखा हुआ है, इसने ये डाटा टाइप दी हुई है इंट है इसकी और वेरिएबल दिया हुआ है इसको स्कोर्स। ठीक है, अब ये 2 डायमेंशनल क्योंकि इसके अंदर 2 ब्रैकेट्स हैं। इसमें जो पहली 2 लिखा हुआ है ना ये बताएगा कि हमारी रोज़ कितनी है और जो 9 है वो बताएगा कि हमारे कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने कहीं पे लिखा भी होना चाहिए इसको, लेकिन पता नहीं अब इसने लिखा है कि नहीं। तो अब ये जो लिखे हुए हैं ना ये इनको कहते हैं इंडाइसेस, ये इसने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें और करने वाली कोई चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं और फिर आगे जाके वो हमें बता रहा है एग्रीगेट टाइप। एग्रीगेट टाइप जो है वो हेट्रोजीनियस होते हैं अरेज। इसके अंदर वो क्या बताता है कि इज़ अ ब्लॉक ऑफ डाटा टाइप इन विच डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट टाइप्स। के डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, उनके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ लिखा ऊपर जो था उसने बताया था कि हमारे पास सेम है, यानी कि एक इसने इंटीजर वेरिएबल यूज़ किया है, वेरिएबल स्कोर यूज़ किया और सॉरी डाटा टाइप यूज़ किया इंट की। और लेकिन वो कह रहा है कि इसकी में क्या होता है कि आप इंट को भी यूज़ कर सकते हैं, चार को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कंप्यूटर लैंग्वेजेस में असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब है कि वैल्यूज़ को असाइन करना है। यहाँ पर वो लिखता है कि विच रिक्वेस्ट दैट अ वैल्यू टू बी असाइन टू अ वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे जैसे ये वेरिएबल उसने लिखा हुआ है z। ठीक है, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल जो है इसको इज इक्वल नहीं पढ़ना, इधर इसको असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ना है। उसको उसने वैल्यू आगे असाइन कर दिया x+y की। ठीक है, तो आगे वो यहाँ पे लिखता है कि द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द लाइन विच इज़ यूज टू सेपरेट स्टेटमेंट्स इन मैनी इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस। वो कहता है कि ये जो सेमी कॉलन है इसको लाजमी लगाना होता है एक लाइन को हमने एंड करने के लिए, नहीं तो वो लाइन एंड नहीं होती। ठीक है, आगे उसने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि इन अदर लैंग्वेजेस सच एज अदा द इक्वलेंट स्टेटमेंट वुड बी अपेयर, यानी कि जब ये वाली लैंग्वेज यूज़ करनी है अदा तो उसके अंदर उसने क्या किया कि जेड लिखा है, फिर उसके बाद उसने लगाए हैं डॉट्स और उसके बाद उसने ये लगाया, यानी उसने यहाँ पे सेमी कॉलन तो एंड पर लगाया लेकिन उसने इज इक्वल से पहले उसने कॉलन लगा दिए। तो वो कहता है कि उसमें जो है इस तरह जो है वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं। आगे हमारा मॉड्यूल आ रहा है 119 के अंदर इसने इफ़ स्टेटमेंट बताई हुई है कि इफ़ स्टेटमेंट जो हम पहले पढ़ रहे हैं लेकिन अब इस दफ़ा हम उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसने लिखा हुआ है कि अ कंट्रोल स्टेटमेंट अल्टर्स द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। अब इसने यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ है फिर उसके बाद कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन के बाद हम जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट होगी, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली जो कंडीशन स्टेटमेंट है ये हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने ये इसको आपने याद रखना है कि अगर आ जाएगा ना सिंटैक्स तो ये लिखनी है, और अगर आ जाता है कि आपको ये कोई दे सकते हैं स्टेटमेंट ऐसी तो आपको उसका जो है ना प्रोग्राम लिख के देना पड़ सकता है। तो अगर वो प्रोग्राम देने के लिए ऐसे ही हो सकता है कि स्टेटमेंट देंगे उसका प्रोग्राम लिख के देना होगा या प्रोग्राम देंगे उसमें से गलती निकालनी होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं देते। तो अब जो इन्होंने ये दिया हुआ है हमें, तो इसमें वो लिखता क्या है कि इफ़ द मार्क्स जो हैं वो हमारे ज़्यादा हो जाएंगे 50 से या इक्वल होंगे तो हम पास हैं, और अगर थोड़े हो जाएंगे तो हम फेल हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है। तो पहले हम लोग एक जैसे कि शुरू में हमने बताया कि एक वेरिएबल लेना है हमने डाटा टाइप के साथ, तो नंबर है तो नंबर के लिए हम लेंगे इंट।
ठीक है। उसके बाद हम एक डाटा टाइप रख लेते हैं मार्क्स, और उसको हमने वैल्यू क्या देनी है 50 की, और एंड पे सेमी कॉलन जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है। उसके बाद वो इफ़ स्टेटमेंट लगा रहा है, इफ़, स्पेस ले लेती हूँ बीच में, इफ़ आगे। उसके बाद पहले हम इसका सिंटेक्स बना लेते हैं ये। उसके बाद ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं ब्रेसिस कहते हैं इनको, तो लेकिन ब्रेसिस जो है उन्होंने डाली नहीं हुई, लेकिन डालना जो है इसको ज़रूरी है, ये आप लोग डाल लीजिएगा क्योंकि ये अच्छी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आ रहा है एल्स, एल्स के बाद भी ये ब्रैकेट्स आती हैं, सॉरी मैं खुद ब्रैकेट्स कह रही हूँ जबकि इनको ब्रेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोगों ने कंडीशन लिखनी है, तो उसने हमें कंडीशन क्या दी थी कि अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो होते हैं इज इक्वल ग्रेटर देन, सॉरी मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल टू हैं 50 के, तो फिर जो है हमें स्टेटमेंट दे दें। सी आउट का मतलब होता है यहाँ पर कि इसको प्रोग्राम को आउट करना है, यानी इसको डिस्प्ले करना है, तो सी आउट लिखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डालते हैं कोटेशन मार्क्स और लिख देंगे हम यहाँ पर पास्ट। ठीक है। तो पास्ट लिख के एंड पे फिर वही बात है, हम सेमी कॉलन लगाएंगे ताकि ये जो है एंड हो जाए लाइन। फिर उसके बाद एल्स है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट, और इधर हम लिख देंगे सी आउट के सेमी कॉलन के अंदर फेल्ड, क्योंकि अगर हमारा जो है सॉरी नंबर कम आ जाएंगे तो यहाँ पे हम फेल हो जाएंगे, तो इसके एंड पे भी हम लोग लिख देंगे सेमी कॉलन। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं कि हमारा कोई एरर तो नहीं है। अभी बता दिया उसने कि कोई एरर नहीं है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो उसने हमें लिख के दे दिया कि पास्ट, यानी कि हम पास हैं, क्योंकि हमने नंबर कितने असाइन किए थे, तो वेरिएबल में कितने नंबर दिए थे 50, और वो 50 जो है उसके इक्वल हैं और हम इसलिए पास हो गए हैं। तो अब ये हमारा हो गया है। आगे चलते हैं 120। आगे इसमें भी इसने एक बताया हुआ है कि अगर आपका CGPA जो है वो, ये क्या इन्होंने कर दिया है, ये इन्होंने गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे इन्होंने F लिख दिया फ्लोटिंग पॉइंट में, जबकि F नहीं आता, इधर CGPA आता है। अगर CGPA और ऊपर F इन्होंने दो अलग अलग वेरिएबल्स जो हैं वो बता दिए हैं, तो इस तरह प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि हमें एक वेरिएबल को अगर हमने डिक्लेयर कर दिया है तो उसी को हमने वैल्यूज असाइन करके आगे चलाना है। अगर आप कोई और वैल्यू दे देते हैं और अगर वो हमने डिक्लेयर नहीं की हुई तो वो गलत हो जाती है। तो अब हम ये करके देख लेते हैं कि उसने स्टेटमेंट हमें क्या दिया कि अगर आपका CGPA 3.0 से ज़्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज़ आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसको हम रेज़ कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम एक डिक्लेयर कर लेते हैं इंट, सॉरी फ्लोट, क्योंकि हमें 3 वो दी हुई है, उन्होंने पॉइंट्स में दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CGPA। तो इसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 3.5 की, जैसे उसने हमें दी हुई है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ़, आगे हम इसके अंदर ये अपनी पैरेंथेसिस डालेंगे, फिर उसके बाद हमारी कर्ली ब्रेसेस हैं, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है हमारा एल्स, और इसके बाद फिर हमारे आ जाती हैं कर्ली ब्रेसेस। तो अभी हम यहाँ पे थे, तो हमारे पास इफ स्टेटमेंट क्या थी कि अगर हमारा जो CGPA है वो हमारा ग्रेटर देन है या फिर सॉरी ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 3.0 के। ठीक है। तो फिर आप ऐसे करें कि सी आउट कर दें क्वालिफाइड। ठीक है। और एंड पे हम लोग लगा देंगे सेमी कॉलन, ताकि हमारा जो है लाइन एंड हो जाए। और अगर हमारा CGPA उतना नहीं आ रहा तो फिर हमने सी आउट करना है नॉट क्वालिफाइड। एंड पे फिर हम लोग जो है वो सेमी कॉलन लगा देंगे ताकि हमारी लाइन एंड हो जाए। अब हम इसको पहले कंपाइल करेंगे, सॉरी पिछला मैंने बंद नहीं किया इसको। अब अगर हम कंपाइल करेंगे तो वो कंपाइलर करेगा और हमें बता रहा है कि हमारा कोई एरर नहीं है, और फिर हम उसको रन करेंगे और हमारा आ जाएगा क्वालिफाइड। क्यों क्वालिफाइड आया? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको CGPA कितना दिया 3.5, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है। हम यहाँ पे वो वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल्स लिखने होते हैं। तो 3.5 चूँकि बड़ा है और इक्वल टू भी नहीं है, हर बड़ा है उससे 3.0 से, तो हम लोग क्वालिफाइड हैं इसके लिए। तो आगे फिर बुक पे चलते हैं। ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने ध्यान रखना है कि इधर से वो गलती की हुई है। आगे आ रहा है हमारा मॉड्यूल 121। तो 121 के अंदर उसने हमें लूप चलाना सिखाया हुआ है। लूप हम पीछे पहले पढ़ाएँ कि अगर हमें 10 दफ़ा नाम लिखना है तो हम 10 दफ़ा लिख लेंगे, अगर हमने 1000 दफ़ा लिखना है तो हम 1000 दफ़ा इतनी बार बैठ कर अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में फिर टाइम लगता है, और जब टाइम लगता है तो फिर जो हमारा उसकी होती है ना परफॉर्मेंस, वो थोड़ी स्लो हो जाती है, लो स्पीड हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे उसने हमें लूप बताया, वाइल लूप। तो जबकि लूप जो है वो लूप की 3 टाइप्स हैं जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, वो डू वाइल लूप है, फॉर लूप है और फिर वाइल लूप है, लेकिन यहाँ पर एक ही बताई हुई है।
तो ये हम एक बार करके देख लेते हैं इसको भी। तो 5 टाइम्स एज फॉलोज लिखा हुआ है उसने। चलते हैं फिर डेफ सी प्लस प्लस पे। और अब चूँकि हम लोग अपना शो करने लगे हैं, तो अब हम एक ले लेते हैं इंट, जैसे बुक पे लिखा है वैसे ही कर लेते हैं। आई है, आई इज़ इक्वल टू, उसने क्या वैल्यू उसको दी है, 1 दी हुई है। अच्छा, तो जब हमने ये वाला काम करना है तो इसमें हमने 3 स्टेप्स को याद रखने हैं कि हमने इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है। ये हमारे यहाँ पे हो रहा है, ये स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने उसको क्या दे दिया है, 1। उसके बाद हमने उसको एक एंडिंग पॉइंट देना होता है, और उसके बाद हमने उसको क्या देना होता है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती क्योंकि मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग इसको ना कमेंट करके लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखना है वाइल। जब हम वाइल लिखते हैं तो वाइल के अंदर ये जो ब्रेसेस हैं, इसके पैरेंथेसिस हैं, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं हमारी कंडीशन, यानी कि हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वो हम इसके अंदर लिखते हैं। तो अगर हम लिखते हैं आई जो है वो इज़ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इज़ इक्वल टू है 5 के, तो आप हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। और क्या एग्जीक्यूट करें कि सी आउट करके दें हमें, और हमने सी आउट क्या करवाना है, इधर हम लोग अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं, जीनियस जेड। तो अब हमारा ये प्रोग्राम आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर देना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने आई लिखा था इज़ इक्वल टू कर देंगे उसको, और आई प्लस 1 लिख देंगे। तो ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर किसी ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो उसको ये पता होगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखने का एक और तरीका भी होता है, और वो ये है कि आप जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आई प्लस प्लस लिख के भी सकते हैं, यानी कि ऐसे लिखने, सॉरी ये तो चल नहीं रहा, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो भी ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही है। वैसे इसको हम इस तरह लिखेंगे नहीं क्योंकि हम बुक को फॉलो करेंगे। तो अब इसको प्रोग्राम को यहाँ पे सेमीकोलन आता है, पहले हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइलर कह रहा है कोई हमारे पास एरर नहीं है, और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसने लिख दिया जीनियस जेड, तो हमने इसको लिखवाया जितनी बार, तो उसने उसको जो है ना वो एक ही लाइन में लिख दिया, ब्रेक नहीं किया। तो अगर हमने ब्रेक करना है तो अगर हम यहाँ पे लेस देन ई एन डी एल लिखे, लाइन है ये, ठीक है, एंड लाइन कहते हैं, लेकिन लाइन का सिर्फ हम एल लिखते हैं, तो ये एंड लाइन करते हैं। और फिर उसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। वेटिंग, यहाँ क्यों नहीं रहा, चलना चाहिए, चल क्यों नहीं रहा, सॉरी मैं कंपाइल को ही कर रही थी, रन करना था। तो जैसे हमने ये किया है, तो ये हमारा जो उसने है अलग अलग लाइन पे जीनियस जेड को 5 दफ़ा लिख के हमें दे दिया। तो ये बस इतना ही था, ये हमारी लूप है। ये आप लोग एक दफ़ा चला के देखिए WC++ को डाउनलोड करके। और आगे आ रही है हमारी अब मॉड्यूल 122 में सिर्फ एक डेफिनेशन करने वाली है, एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल एक्टिवेशंस इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग और कंकरेंट प्रोसेसिंग, यानी कि मल्टीपल एक्टिवेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आ रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम पीछे भी शायद मेरे ख्याल से मिड टर्म्स में पढ़ के हैं, लेकिन फिर से इसको एक बार कर लेते हैं रिवाइज। एडिशन के लिए प्लस का साइन है, सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग माइनस का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर वही साइन है, डिवीजन के लिए वही है। इसमें मॉडुलस नहीं है। मॉडुलस में क्या होता है कि अगर हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 पे, ठीक है, तो 2 2 ज़ 4, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो अगर आप मॉडुलस लेते हैं ना, अगर आप लिखते हैं कि 5 मॉडुलस 2, तो इसका आंसर आपको आएगा 1। जो रिमाइंडर रह जाता है वो मॉडुलस हमें वो ला के देता है, और कुछ भी नहीं है। आगे आ रहा है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल, और उसके बाद इसको एक और नाम भी दे सकते हैं कंडीशनल, क्योंकि हम पीछे इफ़ वाली जो कंडीशंस पढ़ के आए हैं उसमें आपने देखा होगा हमने लेस देन किया था, लेस देन इक्वल टू किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू किया था, तो ये सब कुछ उसमें आ जाते हैं, इसको कंडीशनल भी कह सकते हैं। तो लेस देन के लिए ये साइन है, लेस देन और इक्वल के लिए ये है, ग्रेटर देन के लिए ये है, ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ये है, इक्वल टू। जैसे ये वाला साइन मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, साइन करने के लिए यूज़ होता है किसी वैल्यू को। और जो डबल हम लोग इक्वल यूज़ करेंगे तो इसको हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं इक्वल का साइन, ठीक है। नॉट इक्वल टू के लिए आपने एक इक्वल का मार्क लगाना है, और उसके बाद शुरू में ये फ्रैक्शन लगा देनी है, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। आगे चलते हैं। आगे ये आ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, हमारे पास एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या होता है कि जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी गई हैं तो दोनों ट्रू होंगी तो ही हमारे पास जो है ना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। और में क्या कहते हैं, अगर एक भी जो हमारी वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। और फैक्टोरियल मार्क लगा के जो यूज़ हो रही है नॉट ऑपरेटर, वो जो है ना उसको पूरी की वैल्यू जो है ना उसकी डिफरेंट कर देता है। 1 है तो उसको 0 कर देगा, जैसे हम पीछे नॉट गेट ऑपरेटर पढ़ गया था ना, ये सारा वही है। तो बस इसको एक बार हम लोग
हो। अब हम उसको एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग फ़ेसबुक के लॉगिन वाला सिस्टम लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ने एक यूज़र नेम देना होता है और एक पासवर्ड देना होता है तो स्ट्रिंग लिख लेते हैं, क्योंकि हमने अपना नाम पहले यूज़र नेम उसको देना है। तो हम वेरिएबल का नाम भी रख लेते हैं यूज़र नेम और इज़ इक्वल टू कर लेते हैं और हम इसको डबल कोटेशंस के अंदर स्ट्रिंग को लिखते हैं, ये याद रखिएगा। तो हम इधर अपने चैनल का नाम लिख देते हैं जीनियस और आगे हम लिख देते हैं Z, ठीक है। और आगे हम लगा देंगे सेमीकोलन। आगे हम इंट देंगे क्योंकि पासवर्ड जो है वो नंबर में होता है, तो आगे हम इसको नाम भी दे देंगे पासवर्ड का और हम इसको वैल्यू दे देते हैं, असाइन कर देते हैं कि 9876 जो है हमारा पासवर्ड होगा। तो आगे अब हम उसको कहते हैं कि इफ़ हमारी जो कंडीशन है उसके अंदर हमारी स्टेटमेंट ये है, जो हम कंडीशन उसको देंगे वो पहले ये होगी कि अगर जो हमारा यूज़र नेम है, ठीक है, वो इज़ इक्वल टू होगा, फिर हम डबल कोटेशन डालेंगे जीनियस, ये ज़्यादा बड़ा लिखती है, जीनियस Z के। अगर हमारा यूज़र नेम ये होगा और एंड लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारा पासवर्ड है वो इज़ इक्वल टू होगा जो हमने लिखा है 9876 के, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल सारा कुछ आ रहा है तो इसको सी आउट करो कि जो है हमने लॉग इन कर लिया है सक्सेसफुली। तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। आगे हम एंड पर लगाएंगे सेमीकोलन। नीचे आएंगे, अगर हमने गलत दे दिया तो एल्स की कंडीशन में हम उसको कह देंगे कि आप ऐसे करें कि हमें एग्जीक्यूट कर दें सी आउट कि हम लोग हो गए फेल। इसके लिए ये कर दें इनवैलिड है, इनवैलिड डिटेल्स। इसके एंड पे भी सेमीकोलन लगा देंगे। अब तो अब हम इसको कहेंगे, इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कंपाइल, कोई एरर नहीं है, इसको रन करते हैं। तो आगे वो कह रहा है लॉगिन सक्सेसफुली। क्यों लॉगिन सक्सेसफुली है? क्योंकि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ था वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे Z को छोटा कर देती हूँ, ठीक है, तो एक जो है वो इसके इक्वल आ रही है, पासवर्ड वही है लेकिन हमारा जो यूज़र नेम है वो चेंज हो गया। तो अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ, कंपाइल तो हो गया लेकिन रन करने की दफ़ा वो हमें क्या कह रहा है, इनवैलिड डिटेल्स। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि हमने यूज़र नेम ऐसा नहीं लिखा और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एंड ऑपरेटर। अगर इसकी जगह यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसकी जगह पे हम यूज़ कर लें और ऑपरेटर को, यहाँ पे और ऑपरेटर का ये साइन है, इसको कंपाइल एंड रन करें तो यहाँ पे जो हमारा लॉगिन है वो क्या देगा, लॉगिन सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना लाजमी है, जबकि एंड ऑपरेटर इसी बेस पर चलता है कि अगर आपने दोनों चीज़ें ठीक दी हैं। लेकिन अगर आपने और ऑपरेटर को यूज़ कर दिया, अगर एक भी वैल्यू ठीक है तो वो चल जाएगी। और एंड ऑपरेटर हम लोगों को यहाँ पे उसने वैसे ही नॉट ऑपरेटर के बारे में उसने बताया हुआ है कि वो इन्वर्ट कर देती है आउटपुट को, अगर ठीक है तो गलत, अगर गलत है तो उसको ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मॉड्यूल ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। वीडियो लंबी है लेकिन बात यह है कि काफ़ी मॉड्यूल्स हमने इसके अंदर क्लियर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।